नमस्कार मित्रों, पीसीएस सिंप्लीफाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ पॉलिटी का सेशन स्टार्ट करूंगा। इससे पहले इतिहास और भूगोल का सेशन आप देख चुके होंगे। हम आरओ की तैयारी के क्रम में रिवीजन कर रहे हैं और आज पॉलिटी के सेशन से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अन्य सब्जेक्ट की भी क्लासेस आपको मिलेंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं पॉलिटी के पूर्व वर्षों में पूछे गए प्रश्न के साथ। देखिए, जो ये विषय है, इस विषय का जब हम नाम पढ़ते हैं तो सामान्य रूप से हम इसे कहते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था या संविधान एवं राज्य व्यवस्था, सामान्य टर्म में हम यूज़ करते हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू मैं देना चाहूँगा इस विषय के परिचय के रूप में कि संविधान एवं राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है। एक शब्द आपका संविधान है और एक शब्द आपका राज्य व्यवस्था है। संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और राज्य व्यवस्था के लिए हम पॉलिटी टर्म का यूज़ करते हैं। संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन और इसके लिए हम पॉलिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आज का सेशन हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे क्योंकि ये पहली क्लास है इसकी। एक जनरल इंट्रोडक्शन के साथ हम आपके साथ कुछ प्रश्नों को भी लेंगे। इसके बाद अगले सेशन में हम इसके बाकी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे और रिवीजन करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो बेसिकली इसे हम क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ रूल्स। कलेक्शन ऑफ रूल्स के आगे अगर हम इसके बारे में बात करें तो इन्हें लॉज भी कहा जाता है। ठीक, इन्हें प्रोविजंस के नाम से भी हम जानते हैं। सामान्य भाषा में हम इन शब्दों, कभी कभी इन्हें हम थियरीज भी कह देते हैं। और हम जैसा कि जानते हैं इसे आर्टिकल कहा जाता है। हिंदी में इन चीज़ों को रूल्स के लिए नियम शब्द का प्रयोग है। लॉज में कानून कहते हैं, प्रोविजंस में प्रावधान कहते हैं और थियरीज में सिद्धांत कहा जाता है। आर्टिकल के लिए हम अनुच्छेद या धारा का प्रयोग करते हैं। भारत में ये टर्म आईपीसी सीआरपीसी के लिए यूज़ किया जाता है। अनुच्छेद हमारे संविधान में बेसिकली प्रावधानों के लिए यूज़ किया जाने वाला शब्द है। तो यही वो नियम हैं जिनको एक दस्तावेज के अंदर समग्र रूप में समाहित किया गया है और इसी दस्तावेज के आधार पर हमारे देश का शासन संचालन किया जाता है। अर्थात किसी भी देश का संविधान उन नियमों, उन कानूनों, प्रावधानों का संग्रह होता है जिसके आधार पर किसी देश की सरकार अपने देश के शासन का संचालन करती है। ठीक, जब हम यहाँ पे पॉलिटी शब्द के बारे में देखते हैं तो इसे हिंदी में राज्य व्यवस्था और इंग्लिश में पॉलिटी कहा जाता है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाएं, चाहे वो मूर्त रूप में है या अमूर्त रूप में है, जिनका निर्माण संवैधानिक तरीके से हुआ हो। संवैधानिक, हालांकि सभी का संवैधानिक ही माना जा सकता है, जिनका उल्लेख सीधे सीधे संविधान में हुआ हो वो संस्थाएं। और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जैसे नीति आयोग है, संसद द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार, कानून के अनुसार कुछ संस्थाओं का निर्माण हुआ है। तो उन सभी संस्थाओं का जो एक समग्र रूप होता है किसी देश में, और ये संस्थाएं सरकार को शासन संचालन में सहायता प्रदान करती हैं।
इसी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं, राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं, या इंग्लिश में इसे हम पॉलिटी कहते हैं। ठीक, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आज का जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, किसी भी देश का संविधान एक दिन में नहीं निर्मित होता है। भारत के साथ भी यही परिघटना हुई है, एक लंबे समय का अनुभव है और हमने इसके लिए 200 साल तक गुलामी झेली। इसके पहले का भी जो समय रहा, बाहर के लोगों के अंतर्गत ही हमारे देश का शासन संचालन किया जाता रहा। बेसिकली जब 1600 में सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और व्यापार का जो अधिकार पत्र एलिजाबेथ प्रथम द्वारा लेकर के आते हैं ब्रिटिश कंपनी के लोग और भारत में शासन करना शुरू करते हैं, तो उसी को प्रथम चार्टर माना जाता है। ठीक, उसके बाद जो एक बहुत ही प्रसिद्ध लड़ाई है 1757 का प्लासी या प्लासी का युद्ध। इसके बाद एक युद्ध है 1764 का बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, ये दोनों युद्ध निर्णायक माने जाते हैं भारत में अंग्रेजों के लिए। और इसी के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इस संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है और ये भारत में अपना शासन, राजनैतिक शासन एक प्रकार से शुरू करते हैं। 1765 से लेकर के, ये जो 1765 का समय है, 1765 से 1772 तक, इस दौरान व्यापक भ्रष्टाचार की स्थिति देश में देखने को मिलती है और कुछ अकाल जैसी स्थिति होती है। एक कंपनी के रूप में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को लाभ भेजा करती थी और अच्छा खासा लाभ भेजा करती थी, इनकी स्थिति ये हो गई कि इन्हें अपनी कंपनी के संचालन के लिए ब्रिटिश सरकार से ही लोन लेने जैसी स्थिति आ गई। तो इससे पहले भी वहाँ पे आलोचना होती रही थी। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक सीक्रेट कमेटी का गठन किया और सीक्रेट कमेटी ने सुझाव भी दिया कि अब समय आ गया है कि भारत में संसदीय नियंत्रण लागू किया जाए। तो इसी संसदीय नियंत्रण को लागू करने के क्रम में भारत में पहली बार लिखित कानून लाया गया, जिसमें जो लिखित रूप में पहला कानून आया वो 1773 का कानून था। तो जो हमारा जो इस टॉपिक के अंतर्गत प्रमुख विषय है, जहाँ से प्रश्न आते हैं, उनका मैं उल्लेख करके प्रश्नों पर चलता हूँ। सभी प्रावधानों को हम दो भागों में बांटेंगे। एक, कंपनी का शासन, मतलब ब्रिटिश सरकार को हर चीज़ की खबर थी, लेकिन वो तुरंत ही नियंत्रण नहीं स्थापित कर सकते थे भारत में, क्योंकि उनके पास अनुभव की कमी थी और जो टीम यहाँ पर काम कर रही थी, जो यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे थे, वो उनसे डायरेक्ट एसोसिएटेड नहीं थे। तो उन्हें यहाँ पर सीधे नियंत्रण लागू करने में समस्या थी।
तो धीरे धीरे करके उन्होंने नियंत्रण करने की प्रक्रिया शुरू की और इसी क्रम में सबसे पहले लाते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे हिंदी में नियामक अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक, 1773 के अधिनियमों में सुधार करने के लिए 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया जाता है। एक्ट ऑफ हम देखेंगे कंपनी का शासन। कंपनी का शासन, पहला अधिनियम 1773 का नियामक अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, और इसके बाद लाया जाता है चार्टर एक्ट। कुल 4 चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, लाए जाते हैं। पहला 1793 में, दूसरा 1813 में, तीसरा 1833 में और चौथा 1853 में। चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के प्रावधानों में परिवर्तन किया जाता था, कंपनी की कार्यप्रणाली में परिवर्तन किया जाता था। और रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी को भारत में शासन करने के संदर्भ में कुछ नियम लागू करने होते थे, चूँकि शुरुआती जितने भी अधिनियम आए हैं वो रेगुलेटिंग एक्ट का ही पार्ट रहे हैं। वर्ष 1793 से चार्टर एक्ट के नाम से ये सभी प्रोविज़न आने लगे। इसके बाद 1853 के बाद जब 1857 की क्रांति होती है और ब्रिटेन में लोगों को अवसर मिल जाता है कि नहीं, अब समय आ गया है कि संपूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जाए भारत में, और 1858 में प्रथम भारत शासन अधिनियम लागू किया जाता है। तो अब ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत का शासन, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत शासन। सबसे पहला जो अधिनियम है यहाँ पर, भारत शासन अधिनियम 1858 का। दूसरा परिषद अधिनियम, परिषद अधिनियम या काउंसिल एक्ट। कुल 3 परिषद अधिनियम इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, लाए जाते हैं। पहला परिषद अधिनियम 1861 में लाया जाता है, दूसरा 1892 में लाया जाता है, और तीसरा जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं 1909 में लाया जाता है। इसके अलावा भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 2 अधिनियम और लाए जाते हैं।
भारत शासन अधिनियम, इसमें एक आपका 1919 का अधिनियम शामिल है और दूसरा 1935 का अधिनियम शामिल है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है, जैसे एक अगस्त प्रस्ताव, जिसे 1940 में लाया जाता है। इसके अलावा क्रिप्स मिशन 1942 में लाया जाता है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, सॉरी इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इन्हीं अधिनियमों के अंतर्गत इस टॉपिक में प्रश्न पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। थोड़ा सा समझ में कम आने वाला चैप्टर है, बहुत लोग पसंद नहीं करते इसे पढ़ना, लेकिन प्रश्न यहाँ से लगातार पूछे जाते रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर यहाँ इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं अब तक। हम कुछ प्रश्नों को लेंगे, इसके बाद आपसे अगले सेशन में मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक, बहुत ही आम प्रश्न है ये। आम प्रश्न का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है अलग अलग स्वरूप में। एक प्रश्न उनमें से ये है, ये उत्तर प्रदेश ARO की परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ठीक, तो पहला कथन इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। देखिए, यहाँ पर जो रेगुलेटिंग एक्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, इसके लिए कभी कभी नियामक शब्द भी आएगा, जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया है। जब हम शब्दों को छोड़ते हैं, जैसे इन्होंने देवनागरी लिपि में ही रेगुलेटिंग एक्ट शब्द का प्रयोग कर दिया, हमें पता है तो प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नहीं पता है तो हमें नियामक और रेगुलेटिंग दोनों शब्दों पर ध्यान देना होगा। ठीक, तो ये तो सभी जानते हैं कि जो भारत में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में शामिल किया गया था। न्यायालय से संबंधित प्रश्नों में हमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। ये प्रश्न कहीं न कहीं हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो 3 न्यायालय जो हमारे हिस्ट्री में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में संविधान के अंतर्गत पूछा जाता है, उसमें जो सबसे पहला न्यायालय है वो ये वाला है, जिसका प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ है। कहाँ पर है? कलकत्ता में। ठीक, स्थापना कब होती है इसकी? 1774 में। इस वर्ष पर ध्यान देना है, ये प्रावधान का वर्ष है और ये स्थापना का वर्ष है। 2-3 प्रश्न यहीं पर बन जाते हैं कि किस प्रावधान से लिया गया, किस वर्ष हुई, ठीक है, स्थापना। तो ये प्रश्न बनता है। दूसरा, एक संघीय न्यायालय का जिक्र होता है। संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय में इसे इंग्लिश में फेडरल न्यायालय भी कहते हैं, फेडरल कोर्ट। इसका प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने कोशिश की थी कि भारत में एक संघीय व्यवस्था कायम की जाए। उसी के तहत एक संघीय न्यायालय का भी प्रावधान था। तो 1937 में अक्टूबर 1 को इसकी स्थापना होती है संघीय न्यायालय की।
और यही न्यायालय आगे चल के भारत का सुप्रीम कोर्ट बनता है, सर्वोच्च न्यायालय बनता है 1950 में, और ये एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है जिसे अभिलेख न्यायालय कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहाँ से आरओ के लेवल की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, और इसमें देखिए अगला प्रावधान जो दिया हुआ है, इसमें अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है, लिमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। लिमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो जो सर्वोच्च न्यायालय 1773 में बना है, इसके मुख्य न्यायाधीश हैं एलिजा इम्पे। साथ ही इन्हें 3 सहायक न्यायाधीश दिए गए हैं, जिनमें से लिमेस्टर भी एक न्यायाधीश हैं। लिमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड। लिमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड, ये नाम इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि 4 ऑप्शन में एक अन्य नाम दे करके आपसे एक प्रश्न बना करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये प्रश्न हो गया। अब इस कथन में लिमेस्टर इसके सहायक न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, तो ये कथन आपका गलत हो गया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। कथन 1 आपका सही है, इसका उत्तर 1 होगा। अगला प्रश्न भी यही है, किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसका उत्तर विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1813 ये दूसरा चार्टर है सभी 4 चार्टर में। 1813 के चार्टर के अंतर्गत क्या प्रावधान थे, उसके संदर्भ में 3 कथन दिए हुए हैं, उस पर हमें विचार करना है। पहला कथन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को अर्थात मोनोपोली को चाय तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। कथन पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सामान्य प्रोविजन है, सभी जानते हैं। चाय और चीन के साथ व्यापार, यानी कि जो चाय का व्यापार था उसे छोड़ करके और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी सभी पर इसकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। 1813 के प्रावधानों में ये बात ऐसे ही आपको पहले ही कथन से समझ में आ रही होगी कि अगर ब्रिटिश मोनोपोली को कम किया जा रहा है, उनके व्यापारिक एकाधिकार को कम किया जा रहा है, अन्य लोगों को भी भारत में आने का अवसर प्रदान किया जा रहा है और अपने नियमों के अकॉर्डिंग शासन करने की व्यवस्था बनाई जा रही है, तो इस कथन को आप समझ सकते हैं कि ये किया जा रहा होगा कि जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश क्राउन है, उनकी संप्रभुता को सुदृढ़ किया जा रहा है, उनकी सॉवरेनिटी को सुदृढ़ किया जा, मजबूत किया जा रहा है और नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है। ठीक, और भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। देखिए, शुरू में मैंने बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पर शासन कर रही थी उस पर संसदीय नियंत्रण का प्रयास किया गया, शुरुआत की गई। ठीक, जो पहली बार संपूर्ण नियंत्रण का प्रावधान आता है वो 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत लाया जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्टली सेक्रेटरी ऑफ
स्टेट जो लंदन में कार्यरत थे, जिन्हें भारत सचिव या राज्य सचिव आदि के नाम से जाना जाता था, तब लाया गया। मतलब जो राजस्व अधिकारिता थी उस पर संपूर्ण नियंत्रण 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया। अब इसमें जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, आपने दो संस्थाओं का नाम सुना होगा, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिन्हें निदेशक मंडल कहा जाता है, तो जिसे निदेशक मंडल कहा जाता है, और एक संस्था का नाम सुना होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण परिषद, नियंत्रण परिषद। इसकी स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के साथ होती है। इन्हीं दोनों को डिसॉल्व करके, समाप्त करके भारत सचिव या राज्य सचिव के पद का सृजन किया जाता है और इस तरह से नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो इसमें जो ये तीसरा कथन है वो गलत है और आपका पहला प्रावधान और दूसरा प्रावधान सही है। तो इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किससे अथवा किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें प्रावधान किया गया प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान। 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। इसी क्रम में वर्ष 1823 में एक कमेटी का गठन किया गया जिसे जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कहा गया और इसका जो अध्यक्ष इसके थे मैकॉले, और इस समिति में कुल 10 सदस्य थे। इस समिति की जिम्मेदारी थी कि ये इस 1 लाख रुपए को जारी करेगी और भारतीय शिक्षा पर खर्च करने के प्रावधान बताएगी कि कैसे कैसे इस रुपए को खर्च करना है। इसके साथ साथ एक विवाद का नाम है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। प्राच्यविद को ओरिएंटलिस्ट कहा गया है और आंग्लविदों के लिए एंग्लिसिस्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। एंग्लिसिस्ट वो थे जो इस बात का समर्थन किया करते थे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए, चूँकि जो श्रम ब्रिटेन से भारत में लाया जाता था वो काफ़ी महंगा पड़ता था और उसी को प्रतिस्थापित करने के लिए भारत में जो लोग यहाँ पर थे इन्हीं को पढ़ा लिखा करके अंग्रेजी शिक्षा दे करके, सीमित मात्रा में अंग्रेजी शिक्षा दे करके अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए संसाधन बनाना था और मैकॉले का ये उद्देश्य था। मैकॉले भी जानता था कि इनकी सहायता के बिना हम आसानी से शासन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आंग्लविदों में मैकॉले भी शामिल था। इसके अलावा ट्रेवेलियन और बाकी लोगों का नाम आता है। तो इस विवाद में भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा के अंकुर दिखाई पड़ रहे थे, जैसे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की जानी चाहिए कि नहीं लागू की जानी चाहिए। तो जो तीनों कथन हैं इसमें 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। ये कमेटी ही बना दी गई कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, जो शिक्षा का माध्यम है भारत वो अंग्रेजी होना चाहिए। तो ये भी सपोर्ट करता है और ये विवाद की वजह से भी बाद में निष्कर्ष निकल के आता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जानी चाहिए। और 1835 में इसे मान्यता दे दी गई। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर तीसरा सही होगा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। इसमें देखिए
अभी मैंने आपसे चर्चा की नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, उसकी एक छोटी सी जो भूमिका है उसे समझ लीजिए कि जब 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है तो उसकी जो उसका जो ज्यूरिडिक्शन एरिया था वो बहुत बड़ा था, जिसके अंतर्गत कंपनी भी आती थी। और कंपनी का जो मूल उद्देश्य था वो लाभ कमा करके, अधिकतम लाभ कमा करके अपने देश में भेजना था। लेकिन जब भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है तो हर एक कार्य में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश के रूप में बैठा हुआ है और कंपनी में भी जो गवर्नर है उसका अपना एटीट्यूड है, क्योंकि भारत से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक बहुत बड़े धन का स्रोत बना करके ब्रिटेन में जो का आर्थिक लाभ था उसे सुनिश्चित कर रही थी। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति थी। बहुत सारी कंप्लेंट्स के बाद जो कंपनी थी उसकी बातों को सुना गया। ब्रिटिश सरकार का भी उद्देश्य था अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, तो उन्होंने 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया था उसकी अधिकारिता में कमी लाई गई। लेकिन फिर भी ये जो अधिनियम था ये सफल नहीं हो पाया कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट लगातार बना रहा और सफलता नहीं मिली। तो इसी क्रम में अगला जो अधिनियम लाया जाता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और इसमें क्या किया जाता है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है। टोटल 6 मेंबर्स होने थे इसमें। ओके, 6 मेंबर्स होने थे। और इसी नियंत्रण परिषद के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। इसकी स्थापना 1784 के पिट्स का भारतीय अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से होती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान आप जानते ही हैं, बताया जा चुका है। नियामक अधिनियम 1773, ये यूपीपीसीएस प्री 2003 का प्रश्न है। मैंने अभी चर्चा की थी कि रेगुलेटिंग शब्द और नियामक शब्द दोनों को ही ध्यान में रखना है। और यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में नियामक शब्द का प्रयोग किया गया है। एक तीसरा जो ऑप्शन है इसमें, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। जब एक अच्छा सा नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो ब्रिटिश सरकार भारत में धर्म परिवर्तन जैसे कानूनों को भी परिचित कराती है। और इंग्लिश मिशनरीज जो हुआ करते थे भारत में अपना धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए पहले से ही उद्वेलित थे, वो आना चाहते थे यहाँ पर अपना जो धर्म प्रचार प्रसार का कार्य था उसे करने के लिए। तो उसे 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से अनुमति दे दी गई। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 में इसे किया गया। ये भी मैकाले ही था, लेकिन चार्टर अधिनियम 1833 में इसे पूर्ण सदस्यता नहीं दी गई थी। इसे चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। तो इस तरह से इसमें जो विकल्प ए है उसके लिए दूसरा और विकल्प बी पहला, 3, 4, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम आपसे बाकी प्रश्नों के साथ मिलेंगे, क्योंकि ये सेशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसे अभी शॉर्ट में रखते हैं, आप इसे देखिएगा और जो भी आपके सवाल हों उसे कमेंट में हमसे पूछिएगा। धन्यवाद।